नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। तो यहाँ पे कई चीजें हैं। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, ठीक है। पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं। सरकारी आयोग की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। अब सरकारी आयोग क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, ये चीजें तो सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन इसके साथ में जो ऑप्शंस है हमारे ए बी सी, जिसमें है पुंछी आयोग, राजमन्नार समिति और कोठारी समिति, इनके बारे में भी हमें अच्छे से सीखना है, क्योंकि आने वाले विगत वर्षों में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इन ऑप्शंस को रखा जाएगा। तो अगर ये ऑप्शंस आपके अच्छी तरह से क्लियर हैं तो वहां पे क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, ठीक है, और जो आयोग है उसके बारे में। तो केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं के कामकाज की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 1983 में न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। फिर आयोग ने सिफारिशें दी, क्या दी कि सरकारिया आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार अच्छी तरह से परिभाषित जनादेश के साथ परामर्श के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय मंच के रूप में एक स्थायी अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करना। तो किन किन चीजों को याद रखना है। सबसे पहले कब, 1983 में, किसकी अध्यक्षता में, न्यायमूर्ति आर एस जी की अध्यक्षता में। सिफारिशें क्या रही, आयोग ने बोला कि 263 के अनुसार, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 263 के अनुसार क्या होना चाहिए, जनादेश के साथ परामर्श के लिए एक स्वतंत्र और राष्ट्रीय स्तर का एक स्थायी और अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करना। सिफारिशों को माना गया। फिर क्या हुआ, अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश पर दिनांक 28 मई 1990 के तहत अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई। तो 1990 में परिषद की स्थापना होती है, इस चीज को याद रखेंगे। और आयोग कब बना, 1983 में, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, इन डेट्स को याद रखेंगे, ठीक है। 1983 और 1990, 83 में आयोग बना और 90 में क्या हुआ, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई। अब परिषद की संरचना देख लेते हैं किस प्रकार है। परिषद में जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। विधानसभा वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री, और जहां विधानसभा नहीं है वहां के उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। जम्मू कश्मीर में अब तो खैर इलेक्शन हो चुका है, और अब जो वहां के सीएम है वो क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे। वो ऐसा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें क्या है, विधानसभा है, ठीक है। तो वहां के सीएम होंगे। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर वहां पे विधानसभा नहीं होती, जैसे लद्दाख है, तो लद्दाख के उपराज्यपाल होंगे, ठीक है। क्लियर है। आगे क्या होगा, प्रधानमंत्री सदस्यों द्वारा मनोनीत किए जाने वाले केंद्रीय मंत्री परिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री होंगे, ये भी याद रखना है। स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में कैबिनेट रैंक के 4 मंत्री होंगे। किस रैंक के, कैबिनेट रैंक के होंगे। और जो स्थायी होंगे, क्या होंगे, स्थायी के रूप में, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखते हैं राजमन्नार समिति। तो राजमन्नार समिति की स्थापना कब हुई, 1969 में। किसने की, तमिलनाडु की जो तत्कालीन सरकार थी, डीएमके सरकार, उसने की। डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में। इसने क्या कहा, इसने कहा कि केंद्र राज्य संबंधों के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए और केंद्र राज्य संबंधों में एकात्मक प्रवृत्ति कब आती है, जब राष्ट्रीय शासन लगता है और राज्यपाल वहां का कर्ता धर्ता हो जाता है किसी भी राज्य का, पहचान कराने के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है। 1971 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन केंद्र सरकार ने रिपोर्ट को नहीं माना, मतलब पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, ठीक है। इतना ही याद रखेंगे, इतना बहुत है इसके लिए। फिर आता है पुंछी आयोग। अब पुंछी आयोग को देख लेते हैं। पुंछी आयोग का गठन कब हुआ, 2007 में, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में, ठीक है। ठीक है भाई। तो आयोग कब बना, 2007 में बना। तो जब आयोग बना तो कुछ ना कुछ काम किया होगा, तो क्या किया उसने, आयोग ने संघ और राज्यों के मध्य मौजूदा व्यवस्थाओं की जांच और समीक्षा की। साथ ही साथ विधायी संबंधों,
प्रशासनिक संबंधों, राज्यपालों की भूमिकाएं जो राज्य में होती हैं उनके बारे में, आपातकालीन प्रावधानों सहित सभी क्षेत्रों में शक्तियों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के बारे में विभिन्न न्यायालयों के फैसलों की जांच एवं समीक्षा की। आयोग ने मार्च 2010 में सरकार को अपनी 7 खंडों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंतर्राज्यीय परिषद आईएससी की स्थायी समिति ने अप्रैल 2017, नवंबर 2017 और मई 2018 में आयोजित अपनी बैठकों में पुंछी आयोग के सुझावों पर विचार किया। ठीक है, तो पुंछी आयोग बना, उसके काम क्या थे, उसने किया क्या, किस चीजों की समीक्षा की, याद रखना है। ठीक है, कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब देख लेते हैं हम कोठारी आयोग। कोठारी आयोग शैक्षणिक सुधारों से संबंधित था। आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए किया गया था। इसकी स्थापना 1964 में हुई। तो कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई? 1964 में। ठीक है, याद रहेगा। इसकी स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा की गई थी। दौलत सिंह कोठारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे। किन चीजों को याद रखना है कि कब की गई थी स्थापना, क्योंकि मेन चीज सीक्वेंस में लगाने को आता है। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो ये याद रखना है। बाकी सन जरूर याद रखनी है कि स्थापना कब की गई, ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो आकस्मिकता निधि से कौन सा अनुच्छेद संबंधित? अनुच्छेद 267। कौन सा? अनुच्छेद 267। अब हम देख लेते हैं कि भाई अनुच्छेद 267 जो है वो आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो आकस्मिकता निधि में है क्या क्या? ठीक है, भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्र के लिए आपातकालीन निधि है। जब भी इमरजेंसी होती है यहाँ से पैसा निकाला जाता है। इसका उपयोग ऐसे समय में किया जाता है जब राष्ट्र में संकट होता है। उदाहरण के लिए एक प्राकृतिक आपदा और इससे निपटने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह कोष राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद कानून द्वारा एक अग्रदाय की प्रकृति में एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकती है, जिसका शीर्षक भारत की आकस्मिकता निधि है, जिसमें समय समय पर ऐसी राशि का भुगतान किया जाएगा जो इस तरह के कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती है। और यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 115 या 116 के तहत संसद द्वारा कानून इस तरह के व्यय के प्राधिकरण के लंबित अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के प्रायोजन के लिए ऐसी निधि से राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले अग्रिमों को सक्षम करने के लिए निधि को राष्ट्रपति के निरीक्षण में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये निपटान में रखा नहीं जाएगा, निरीक्षण में रखा जाएगा उनके, या नियंत्रण में रखा जाएगा, नियंत्रण में। ठीक है, तो कहा गया है कि जो राशि जरूरत है जितनी वो भी, और जो पुरानी योजनाएं चल रही होंगी वहां पे जो चीजें रह गई होंगी अगर इमरजेंसी में, तो उनको जरूरत होगी। जैसे मान लो आपदा आई और जैसे उड़ीसा में आपदा आ गई और वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है, तो वहां के लिए जितने भी अनुदान की आवश्यकता होगी वो दिया जाएगा, और अगर कम भी पड़ेगा तो दोबारा से भी दिया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 265 क्वेश्चन में और चीजें भी, अनुच्छेद 265 है, 266 है, 268 है, इनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 265 कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपित न किया जाना। बिना कानून के कर को अधिरोपित नहीं किया जाएगा। कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा और ना ही एकत्र किया जाएगा। अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखे जो जितने भी होंगे उनके बारे में। भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जैसा भी मामला हो, भारत के सार्वजनिक खाते या राज्य के सार्वजनिक खाते में जमा किया जाएगा। अनुच्छेद 268 यह संघ द्वारा लगाए गए करों से संबंधित है, लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया गया है। ठीक, तो लगाता कौन है? संघ लगाता है, लेकिन उसको इकट्ठा कौन करता है, मतलब उसका कलेक्शन कौन करता है? वो करता है राज्य। ठीक है, देखिए अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो वीडियो आप पॉज करके देख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से
अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हो तो उसके लिए स्पीड ठीक है इतने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो पहला ही है आम चुनाव में मतदान करना, ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, ठीक, या उनके बारे में। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति भारत में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। देखिए पहले 10 जोड़े गए थे, बाद में लास्ट में उस 11वां जोड़ा गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो चुका। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा यूएसएसआर, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ, अब टूट गया है, बिखर गया है वो। अब क्या है, रसिया सबसे बड़ा उसका देश है, तो वहां से लिया गया। 11 मौलिक कर्तव्य इस प्रकार है: संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श का पालन करना, तीसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, चौथा है देश की रक्षा करना और आह्वान करने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, पांचवा है सामान्य भाईचारे को बढ़ावा देना, छठा है समग्र संस्कृति का संरक्षण करना, फिर है प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण करना, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। ये सबसे बाद में जोड़ा गया। सभी माता पिता अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को भेजने का कर्तव्य, ठीक है। तो ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? इसका आंसर है धन विधेयक। क्या आंसर है? धन विधेयक। चलिए धन विधेयक को देख लेते हैं क्या है। धन विधेयक को पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। एक विधेयक को धन विधेयक तब कहा जाता है जब उसमें केवल से संबंधित प्रावधान हो, जैसे कर लगाना, सरकार द्वारा पैसे उधार लेना, भारत की संचित निधि से व्यय या प्राप्त होने वाला व्यय। धन विधेयक केवल, ध्यान देना है, केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक कैसे पारित होता है? धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसे लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाली सभी सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। इसके बाद इसे अपनी सिफारिशों के लिए राज्यसभा को भेजा जा सकता है, जिसे लोकसभा यदि चाहे तो अस्वीकार कर सकती है। यदि ऐसी सिफारिशें 14 दिन के भीतर नहीं दी जाती हैं तो संसद द्वारा इसे पारित मान लिया जाएगा, ठीक है। इतना याद रखना है धन विधेयक के बारे में, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, सही है। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए, सही है। केंद्र की अपशिष्ट शक्तियां, इसमें ऑस्ट्रेलिया दे रखा है, ये गलत है। यहाँ पे कनाडा होगा, तो यही गलत है। और ये हमसे पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो जर्मनी के संविधान से ली गई है, ठीक है। तो कनाडा से ली गई जो अन्य विशेषताएं हैं वो क्या है? केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार के क्षेत्राधिकार जो होते हैं उसके बारे में जानकारी जो है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, ठीक। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ये पॉइंट याद रखना है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, याद रखना है। भारत के संविधान के निर्माता आयरिश होम रूल आंदोलन और आयरलैंड के अन्य राष्ट्रीय आंदोलनों से प्रभावित थे, इसीलिए लिया गया। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों
का निलंबन जर्मनी से लिया गया है, अतः डीवी जो है वो सही है। भाग 18 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। तो इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है, साथ साथ पढ़ते जाना है। कनाडा से ली गई अन्य जो विशेषताएं हैं, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अच्छा ये हो चुका है, नहीं 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 नहीं, नहीं हुआ है, एक मिनट। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार का क्षेत्राधिकार, भारतीय संविधान में आयरलैंड से ली गई महत्वपूर्ण विशेषताएं, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति का चुनाव। अन्य विशेषताएं जो अमेरिकी अमेरिकी संविधान से ली गई है वे हैं राष्ट्रपति का महाभियोग, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी, जिसको हम लोग वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं, नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? तो यह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी को 2016 के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। जीएसटी, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस कहा जाता है, पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खपत पर व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी की 4 बुनियादी दर संरचना है, जो क्या है 5%, 12%, 18% और 28%। भारतीय जीएसटी में 3 प्रकार के कर हैं, राज्य जीएसटी, जिसको एस जीएसटी कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी, जिसको यूटी जीएसटी कहा जाता है, केंद्रीय जीएसटी, जिसको सीजीएसटी कहा जाता है, और एकीकृत जीएसटी, जिसको आईजीएसटी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी बिल राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था और इसको 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया लोकसभा में। तो पेश कहाँ किया गया? राज्यसभा में पेश किया गया था और लोकसभा में बाद में पेश किया गया, दोनों जब से पास हो गया। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी बिल पर हस्ताक्षर किए गए। फिर 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। तो लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2017 से। और जो विधेयक है, ठीक है, वो पेश कब किया गया? 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में। और आगे बढ़ते हैं फिर। लेख जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित 279 ए है। कौन सा आर्टिकल है? 279 ए, 279 आर्टिकल 279 ए। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली जी थे हमारे। और जीएसटी की अवधारणा को पहली बार 2005 में पी चिदम्बरम द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। तो पहली बार 2005 में प्रस्तुत किया गया अवधारणा को। भारत ने दोहरे जीएसटी के कनाडाई मॉडल को चुना है। कौन सा? दोहरा जीएसटी। ठीक है, एक तो राज्य स्तर पे, दूसरा केंद्र स्तर पे। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश 1954 में फ्रांस है। ठीक है भाई, तो इतनी चीजें हमें याद रखनी है। एक बार फिर से आप लोग देख लो, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक संशोधन 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 13 जनवरी 2018 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। यह केंद्र सरकार की नौकरियों के साथ साथ सरकारी शिक्षण संस्थानों में नौकरियों का आरक्षण प्रदान करता है। यह उच्च जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित नागरिकों पर लागू होता है। आप लोग जानते होंगे ईडब्ल्यूएस के नाम से। और आगे क्या भाई? ये आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अलावा प्रत्येक श्रेणी की कुल सीटों के अधिकतम 10% के अधीन है। ठीक है, तो इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्य काल का अर्थ है, तो शून्य काल का जो अर्थ है वो है प्रश्न काल के ठीक पश्चात का जो काल है उसको क्या कहा जाता है, शून्य काल कहा जाता है। ठीक है भाई, तो आगे देख लेते हैं हम। इसे शून्यकाल क्या है, इसे 1962 में संसद में पेश किया गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी सही है। दो ऑप्शन है, ध्यान से देखना, प्रश्नकाल के पूर्व का काल और प्रश्नकाल के बाद का, तो ये क्या है, तुरंत बाद का काल है, जिसको हम क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। इसे 1962 में संसद में पेश किया गया। यह वह समय है जब संसद सदस्य, जिनको हम सांसद कहते हैं, तत्कालीन सार्वजनिक महत्व का मुद्दा उठा सकते हैं। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है और तब तक चलता है जब तक कि दिन का एजेंडा नहीं लिया जाता। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के समय को शून्य काल के रूप में जाना जाता है। प्रक्रिया के नियमों में इसका उल्लेख नहीं है, मतलब कोई नियम नहीं है इसके लिए, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर प्रश्नकाल क्या है, इसके लिए प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निर्धारित किया जाता है। इस दौरान सदस्य सवाल पूछते हैं और मंत्री आमतौर पर जवाब देते हैं। तो प्रश्नकाल क्या है, एक ऐसा समय है जिसमें प्रश्न को पूछा जाता है, किसके द्वारा, संसदीय सदस्यों के द्वारा, और मंत्री जी इसका जवाब देते हैं। प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और लघु सूचना। एक तारांकित प्रश्न तारांकन द्वारा विशिष्ट, जिसको बोलते हैं विशिष्टता प्रदान की जाती है, के लिए एक मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके लिए पूरक प्रश्नों का अनुसरण किया जा सकता है। दूसरी ओर एक अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता नहीं होती। सॉरी, दूसरी ओर एक अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके लिए पूरक प्रश्नों का अनुसरण नहीं किया जा सकता। तो तारांकित और अतारांकित में अंतर है, कैसा अंतर है, उसमें मौखिक रूप से आवश्यकता होती है, इसके लिए लिखित आवश्यकता होती है, और उसमें पूरक प्रश्नों का अनुसरण किया जा सकता है, लेकिन इसमें पूरक प्रश्नों का अनुसरण नहीं किया जा सकता। लघु सूचना प्रश्न वह होता है जिसे 10 दिनों से कम समय का नोटिस देकर पूछा जाता है। इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। तीनों पता हो गए कौन कौन से हैं, तारांकित, अतारांकित और लघु सूचना प्रश्न। लघु सूचना प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। लघु सूचना प्रश्न वह होता है जिसे 10 दिनों से कम समय का, कितना, 10 दिनों से कम समय का नोटिस देकर पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कलाक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है वो गोलकनाथ बात 1967 में आया। केशवानंद भारती मामला 1973, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में, और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। केशवानंद भारती मामला में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो संसद है वो भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को बाधित नहीं कर सकती। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि संसद न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं ले सकती, तो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेगी। फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था, क्योंकि मूल संविधान में तो थे नहीं। चक्कर ऐसा हुआ कि जब ये बता दिया गया कि जो प्रस्तावना है वो भाग है किसका, संविधान का। ठीक है, तो अगर संविधान का भाग है तो केशवानंद भारती मामला में क्या कहा गया कि भाग में संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे का हनन नहीं होगा। तो क्या किया गया, प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, फिर आता है गोलकनाथ बाद। हालांकि गोलकनाथ बाद इनसे पहले आया 1967 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती। अगर मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती तो जो कार्यान्वयन में दिक्कत आ रही थी संसद को, मतलब केंद्र सरकार को, तो उसने क्या किया, संशोधन किया और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लेके आई सरकार। 1971 में उसको पारित करवाया, जिसमें जो सरकार है, जो संसद है, उसने क्या किया, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की जो शक्ति है उसको पुष्टि की।
तो 1971 आया। हालांकि 1971 किसका परिणाम है? 1967 की गोलकनाथ बाद का, ये बोला जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। इतना सही है, पढ़ लेंगे, वीडियो पॉज कर रहा, आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, तो किसकी समीक्षा करती है भारत की लोक लेखा समिति? ये करती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन पढ़ लेते हैं। क्या है लोक लेखा समिति? 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार उल्लेख के बाद पेश किया गया, 1921 में पेश हुआ, उल्लेख हुआ 1919 में, जिसे मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया कि तकनीकी अनियमितताओं को खोजने के लिए न केवल कानूनी और औपचारिक दृष्टिकोण से सार्वजनिक व्यय की जांच की जाती है, बल्कि अर्थव्यवस्था, विवेक, बुद्धि और औचित्य के दृष्टिकोण से भी जांच की जाती है। ठीक है, इसके लिए लाया गया था, लोक लेखा समिति की बात की गई थी। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग और वित्त खातों की जांच करती है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदन की जांच करती है। ठीक है, यही ऑप्शन में दे रखा है। सीएजी द्वारा प्रस्तुत वे 3 प्रतिवेदन इस प्रकार है। पहला, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। दूसरा, वित्त खातों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। तीसरा, सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। इन तीनों को आप याद कर लेंगे। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 7। ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, जो स्पीकर होता है वही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के जांच की पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। देखिए, नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। किसके आदेश पर? उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है, राष्ट्रपति के आदेश से ही। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि और 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक पद धारण करेगा। तो 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु हो जाएगा, उसके बाद काम नहीं करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की भर्ती एजेंसी है, बिल्कुल सही है। राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान है भारतीय संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 315 से लेके अनुच्छेद 23 के तहत प्रदान किए गए हैं, जिनमें राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग का जो व्यय है राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। ठीक है, राज्य की संचित निधि पर भारित होगा राज्य लोक सेवा आयोग का व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? आंसर इसका श्री केसी नियोगी जी, और जो के संथानम है वो दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष, तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री ए के चंदा और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष पीवी राजमन्नार। तो ये आप याद कर लेंगे, शुरुआत के 4 याद कर लो, लास्ट के 4 याद कर लो। अभी जो लास्ट 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 16वां वित्त आयोग बन भी चुका है जिसके अध्यक्ष पनगड़िया साहब है, और जो 15वां वित्त आयोग है वो कार्य करेगा 2025 तक। उसके बाद जो 16वां वित्त आयोग है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अभी कथन है वो कारण है, कथन पढ़ लेते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। कारण क्या है? अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। देखिए, कथन तो गलत है। कथन इसलिए गलत है क्योंकि उसकी योग्यताओं का जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति नहीं करता है, भारत की जो संसद है वो करती है, और जो कारण है वो सही है। अभी कथन क्या है भाई? गलत है, और कारण क्या है? सही है। ठीक है, क्योंकि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उनके सदस्यों की जो योग्यताओं का निर्धारण है भारत की संसद करती है। चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, डी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 क्या है? एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान करता है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या उससे पहले समय में किया जाता है, जैसा कि वह आवश्यक समझता है। ठीक है, समय के अनुसार। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सत्य है कारण। ठीक है, वे राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेशों में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करते हैं। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। ठीक है, वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका पुनः दोबारा से क्या
कर सकते हैं, नियुक्ति हो सकती है। ठीक है। संविधान संसद को आयोग के सदस्यों की योग्यता, उनके चयन के तरीके को निर्धारित करने के लिए अधिकृत करता है। इसलिए जो ए है वो असत्य है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वह इसकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। ठीक है। तो इतना क्लियर कर लेंगे जो वित्त आयोग है वो क्या है, मतलब किस आर्टिकल के तहत है, कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होता है। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि दोबारा से जब क्वेश्चन आएगा तो कुछ ना कुछ जो फैक्ट है उनका यूज तो होगा ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन दूसरे को कारण। ठीक है, कथन पढ़ लेते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी होती है मंत्री लोगों की। कारण क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ये सही है। ठीक है भाई, तो कारण सही है, कथन गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, इसलिए जो कथन है वो क्या है? गलत है। यही सही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य केंद्र सरकार में मंत्री बनने योग्य है। ठीक है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है वो क्या कहता है? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति की प्रसन्नता के दौरान मंत्री पद संभालेंगे। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। हो गया। किसी मंत्री के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति उसे तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा। तो शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। किसके तहत? अनुसूची 3 के तहत। ठीक है, ये हो चुका है। और एक चीज लास्ट पॉइंट क्या है कि जो मंत्री होता है वो 6 महीने तक मंत्री रह सकता है बिना किसी सदन के सदस्य के बने। क्या भाई, कहानी क्या है? मंत्री बना दिया जाएगा, उसके बाद 6 महीने तक वो पद पर रह सकता है, उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा अगर वह किसी भी संसद के सदन का सदस्य नहीं बन पाता है तब। ठीक है। हमारे राज्यसभा से कई प्रधानमंत्री जी भी बने हैं, जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो वो उनको फिर बाद में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, सांसद बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। आंसर है उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा, ऑप्शन डी। अनुच्छेद जो 321 है वो लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग दोनों के लिए है। इसमें कहा गया है कि राज्य जो है वो विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के संबंध में और किसी स्थायी प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं के संबंध में भी अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकेगा। तो आर्टिकल 321 में बोला गया है, और किसके लिए है? लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के लिए बताया गया है। ठीक है, कौन करेगा? विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, विधानमंडल की बात करें तो अगर हम संसद की बात करें तो संसद में दोनों सदन, और अगर हम बात करें राज्य के स्तर की तो विधानसभा, अगर विधान परिषद मौजूद है तो दोनों सदन। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुकुमार सेन के बारे में देख लेते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रहे 1951 से 52 तक, और 1957 में भारत के आम चुनाव की देखरेख की। वह कल्याण सुंदरम द्वारा सफल हुए। ठीक है, वह सूडान में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे, तो सूडान में भी थे। वे वर्धमान विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है याद करने के लिए, बस लिख दी गई है। अच्छा आपकी है, आप याद कर सकते हो। बीएस रमा देवी के बारे में जानकारी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वह प्रथम महिला थी जो मुख्य चुनाव आयुक्त की सदस्य थी। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त थी।
और कहीं ना कहीं पे जब हम कोई चीज लिखते हैं महिलाओं के बारे में, जब हमारा सामाजिक का जो पेपर होता है, ठीक है, सोशल का जो पेपर होता है, उसमें महिलाओं के बारे में जब लिखने को आता है, तो कहीं ना कहीं पे हमें फैक्ट याद होनी चाहिए कि कौन कौन ऐसी महिलाएं हुई हैं जो अच्छे अच्छे पदों पे रही हैं, ठीक है। उन्होंने 1990 में 9वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में काम किया। वह भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली एकमात्र महिला आज तक है, ठीक है। उन्होंने कर्नाटक के 13वें राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। भारत चुनाव आयोग के बारे में देख लेते हैं। इसका गठन कब किया गया? 25 जनवरी 1950 को। यह संवैधानिक निकाय है। उद्देश्य क्या है इसका? राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गए, संसद के सदस्य हो गए, विधानसभाओं और परिषदों के कार्यालयों के लिए जो चुनाव होता है उनकी बात की जाती है, ठीक है। तो किन किन चुनाव को करवाता है भारत चुनाव आयोग? राष्ट्रपति के चुनाव को, उपराष्ट्रपति के चुनाव को, संसद के सदस्यों को मतलब एमपी जो हमारे हैं उनके लिए, एमएलए के चुनाव जो होते हैं, परिषद उनके चुनाव, और कार्यालयों के जो परिषदों के कार्यालय होते हैं उनके चुनाव के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? ठीक है, इसी से, भारत चुनाव आयोग से, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना संसद द्वारा पारित, क्या प्रक्रिया भाई हटाने की? संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत, ठीक है। चुनाव आयुक्त को हटाना मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको तो संसद के द्वारा हटाया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ, लेकिन जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। इतना अंतर है। आप मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकते राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 324 क्या कहता है? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण, ये सही है, अनुच्छेद 50 है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, ये अनुच्छेद 46 से संबंधित है, बिल्कुल सही। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, अनुच्छेद 43 से, नहीं ये गलत है, 43 बी है और यही ऑप्शन हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, अनुच्छेद 40, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 43 बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 50, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ठीक है, पहला सही है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 46 क्या है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है? और राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देगा। विशेष सावधानी से, इसका मतलब ये हुआ है कि किसी दूसरे का जो अधिकार है उसका हनन नहीं होगा, ठीक है। आप किसी के हितों की बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के हित को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। क्लियर है? अनुच्छेद 43 ए, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, ये इससे संबंधित है, ना कि सहकारी सोसाइटी से, ठीक है। तो अनुच्छेद 43 बी आता है सहकारी समितियों का संवर्धन से। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायत का संगठन, अतः डी जो है वो सही है। राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। तो अनुच्छेद जो 40 है वो संबंधित है ग्राम पंचायतों के संगठन से। अनुच्छेद 43 बी जो है वो संबंधित है सहकारी समितियों से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो भाई तो लाइक करें, कमेंट भी करें। अगर कोई चीज गलती से गलत निकल जाए मुंह से तो आप उसको भी लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि भाई ये गलती हुई, उसको सही किया जा सकता है। आप लोगों का साथ रहेगा तो चीजें दिन पर दिन अच्छी होती जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी करवा लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ठीक है। आपका जितना अच्छा योगदान रहेगा उतना अच्छा चैनल ग्रोथ करेगा। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पहला है, पढ़ते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ठीक है। दूसरा है भाई, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो पहला और दूसरा दोनों क्या है, सही है। तो कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। आगे पढ़ देते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 87 क्लॉज 1 में प्रावधान है कि लोगों के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोगों के सदन के लिए, मतलब जिसको लोकसभा कहते हैं और राज्यसभा कहते हैं, ठीक है, लोगों के सदन के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और संसद को इसके संबंध के कारणों के बारे में सूचित करेंगे। तो पहला और दूसरा कथन सही है। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के मामले में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं जब सदस्यों ने शपथ और प्रतिज्ञान किया है और अध्यक्ष चुने गए हैं तब। ठीक है। इन प्रारंभिक प्रक्रियाओं को पूरा करने में आम तौर पर 2 दिन लगते हैं। ये बस चीजें आपके लिए हैं, याद कर लेंगे। याद क्या कर लेंगे, एक बार सुन लेंगे तभी याद हो जाएगा, तो बहुत टफ नहीं है। कोई अन्य कार्य तब तक नहीं किया जाता जब तक कि राष्ट्रपति एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को संबोधित नहीं कर लेते और संसद को इसके संबंध के कारणों की जानकारी नहीं दे देते। ठीक है। तो सब संयुक्त बैठक होगी जिसमें अभिभाषण होगा। ठीक है। प्रत्येक वर्ष के सत्र के मामले में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र के प्रारंभ के लिए अधिसूचित समय और तारीख पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। सदस्यों को राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए अलग से कोई समन जारी नहीं किया जाता। उन्हें संसदीय समाचार के माध्यम से राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए निर्धारित तिथि, समय और स्थान की सूचना दी जाती है। ये आप याद करेंगे। और क्योंकि क्या है, संसदीय जो समाचार होता है उसके माध्यम से बताया जाता है सभी को, कौन, जो संसद के सांसद होते हैं, मेंबर होते हैं, उनको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होट्टा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया था? 2004 में किया गया था। पढ़ लेते हैं पीसी होट्टा समिति क्या है। सिफारिश क्या थी? समिति ने सुझाव दिया कि उच्च सिविल सेवाओं में प्रवेश करने वालों के लिए उम्र 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 5 साल की छूट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल की छूट होनी चाहिए। कौशल, पेशेवर उत्कृष्टता और करियर योजनाओं के अधिग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए सिविल सेवकों के लिए कार्य स्वात्व अर्पण पेश किया जाना चाहिए। पूर्ण चंद्र होट्टा एक पूर्व भारतीय नौकरशाह संघ लोक सेवा आयोग 2002 से लेकर 2003 के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे। 2019 में पीसी होट्टा के कानून पर एक किताब लिखी जिसका शीर्षक नगेट्स ऑफ विजडम, सम पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट था। ठीक है। तो पीसी होट्टा समिति के बारे में इतनी जानकारी बहुत है, एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है, ठीक है, क्या कर्तव्य है? वह संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। ठीक है भाई। तो ऑप्शन क्या है? ए करेक्ट है। संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। ठीक है भाई। इसके बारे में देख लेते हैं। मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच और राज्यों के बीच, मतलब संघ और राज्यों के बीच और जो दो आपस में जो राज्य उनके भी बीच पर अपनी सिफारिशें देने के लिए वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आप लोग देख भी चुके हो अभी ऊपर। आयोग के कार्य की 2 विशिष्ट विशेषताओं में शामिल है क्रमशः केंद्र और राज्यों की कराधान शक्तियों और व्यय जिम्मेदारियों के बीच लंबवत असंतुलन का निवारण, राज्यों में सभी सार्वजनिक सेवाओं को सम्मान करना। ठीक है। वित्त आयोग की सिफारिशों को निम्नानुसार कार्यान्वित किया जाता है, जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश से लागू किया जाना है। केंद्रीय करों और शुल्कों और सहायता अनुदान के वितरण से संबंधित सिफारिशें इस श्रेणी में आती हैं। तो ये सिफारिशें हैं, इनको आप लोग पढ़ सकते हैं। और जो कुछ चीजें और हैं, जैसे इस तरह की चीजें हैं, कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, क्या जिम्मेदारियां हैं।
जिन्हें एक सिफारिश और है, जिन्हें कार्यकारी आदेशों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है, संदर्भ की शर्तों के अनुसार वित्त आयोग द्वारा की जाने वाली अन्य सिफारिशें। ठीक है, इतना बहुत है। आप पहले भी पढ़ चुके हो, एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है कहानी। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायती राज पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से तो 100% क्वेश्चन आता है। जैसे अभी गोलकनाथ बाद हम लोगों ने पढ़ा था, गोलकनाथ बाद हो गया, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम हो गया 1971 वाला। ठीक है, उसी तरह से ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कलाक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है भाई, तो ध्यान से देख लेंगे क्या है। अशोक मेहता समिति कब आई? 1977। एल एम सिंघवी समिति 1986 और बी आर मेहता समिति, जिसको बलवंत राय मेहता समिति भी कहते हैं, 1957। कहते क्या है, फुल फॉर्म है जी के बी राव समिति 1985। ठीक है, तो इसके अनुसार जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन सी आई, एक तरफ देख लीजिए, बलवंत राय मेहता सबसे पहले 1957, अशोक मेहता समिति 1977, तो सबसे पहले 1957 वाली, ये 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 वाली फर्स्ट हो गई। ठीक है, तो दूसरा है, एक ही मिल गया, देखो एक मिल गया हमको, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक मिल गया, आंसर मिल गया, ऑप्शन सी हो गया। आपको एक या दो याद होंगी, आपका काम चल जाएगा। ठीक, अच्छा अब अलग अलग से देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई। समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये शब्द आएगा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित कौन सी समिति है? तो ये कौन सी समिति है? बलवंत राय मेहता समिति है। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी इन्होंने किया, यहीं पे प्रयोग हुआ। इन निकाय को संसाधनों और शक्तियों का हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत प्रत्येक चुनाव होंगे जिसके, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। ठीक है, राजस्थान पहला राज्य बना 1959 में, जिसने इसे सबसे पहले इस प्रणाली को अपनाया। उसके बाद उसी प्रकार या उसी वर्ष आंध्र प्रदेश ने भी इस चीज को अपनाया। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जो केंद्र सरकार है वो अपनी शक्तियों का क्या करे, अपनी शक्तियों का कम करे, उनका विकेंद्रीकरण करे, मतलब छोटे स्तर पर शक्तियों का बंटवारा करे, छोटे छोटे स्तरों पर शक्तियों को दे दे और अपने पास कम चीजें रखे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण माना जाता है, और सही भी माना जाता है। किसी भी जो डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अच्छा माना जाता है। ठीक है, अशोक मेहता समिति 1970 में आती है। पंचायती राज संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए उस समय की जनता सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए, बहुत बढ़िया। पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति राज्य मंत्री परिषद द्वारा की जाएगी। राज्य स्तर पर योजना बनाने के लिए जिला परिषद को जिम्मेदार बनाया जाना। इन संस्थानों को कराधान की अनिवार्य शक्तियां दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक इनके पास पैसा नहीं होगा तब तक ये काम कैसे कर पाएंगे। फिर क्या है, राजनीतिक दलों को चुनाव में सभी स्तरों पर भाग लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। फिर क्या है, त्रिस्तरीय प्रणाली को द्विस्तरीय प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापना करना। मतलब क्या है, देखिए बलवंत राय मेहता समिति में क्या कहा गया था, 3 स्तरीय प्रणाली होगी। इन्होंने 2 स्तरीय प्रणाली, जिसको द्विस्तरीय प्रणाली बोला जाता है, उसकी बात की। ठीक है, फिर आता है 1985 में जी बी के राव समिति। ठीक है, इसका क्या है, जो सिफारिशें वो कैसी हैं देख लेते हैं हम लोग। नियमित चुनाव होना है, बिल्कुल अच्छी बात है। जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए डीडीसी, जिसको जिला विकास आयुक्त कहते हैं, इस पद का भी सृजन किया जाएगा। जिला परिषद को मुख्य महत्व दिया जाना है और उस स्तर के सभी विकास कार्यक्रम उसे सौंपे जाने हैं। ठीक है, फिर आता है एलएम सिंघवी समिति 1986 में आती है। राजीव गांधी सरकार द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज्य संस्थानों के पुनरुद्धार पर समिति का गठन किया गया था। महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं, गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाएगी।
पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता, ये बात इन्होंने भी की क्योंकि ये जरूरी भी है। आज के समय पे क्या है, जो है वो संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। 1952 में जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, आपको याद होगा 1952 का। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा संविधान संशोधन था, ठीक है, 1992 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, इसको एक बार पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है, वीडियो पॉज करके। लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, उम्मीद है आपसे की जाएगी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, बहुत अच्छे से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन की उम्मीद नहीं होती दोबारा आने की, लेकिन उसकी उम्मीद बहुत है और 100% वहां से फैक्ट पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? तो कौन कौन से अधिनियमों को सम्मिलित किया गया है? देखिए, जो ये अधिनियम आया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इसको, और बोनस भुगतान अधिनियम, इसको भी सम्मिलित किया गया है। इसको नहीं सम्मिलित किया गया है, समान पारिश्रमिक अधिनियम, इसको भी सम्मिलित किया गया है। तो आंसर है पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वेतन संहिता अधिनियम 2019 क्या है भाई? इसमें समाहित किया गया है वेतन भुगतान अधिनियम 1936 वाला, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 वाला, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में आया वो, और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में आया। 23 जुलाई 2019 को श्रम मंत्री श्री संतोष गंगवार द्वारा लोकसभा में वेतन संहिता 2019 पेश की गई थी, ठीक है। इसने उन सभी रोजगारों में मजदूरी और बोनस भुगतान को विनियमित करने की मांग की जहां कोई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय या निर्माण किया जाता है। कुछ और विशेषताएं हैं 2019 की, ठीक है, इनको आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। केंद्र सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन तय करेगी। केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी से अधिक होनी चाहिए। केंद्र या राज्य सरकार एक समान कार्य दिवस बनाने वाले घंटों की संख्या तय कर सकती है। यदि कर्मचारी सामान्य कार्य दिवस से अधिक काम करते हैं तो वे ओवर टाइम वेतन के हकदार होंगे, जो कि मजदूरी की सामान्य दर से कम 2 गुना होना चाहिए। संहिता समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए वेतन और कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित मामलों में लैंगिक भेदभाव को प्रतिबंधित करती है, ठीक है। तो कुछ विशेषताएं हैं, इनको हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो और अंग्रेज जा चुके हों परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं? यह कथन किसने कहा? यह कथन कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कहा गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। देख लिखते हैं क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। उन्हें लोकप्रिय रूप से भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। वह भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और फिर 500 से अधिक रियासतों को भारत से संघ में शामिल करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बारदौलों की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, जिसका अर्थ है एक प्रमुख या एक नेता। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगले 2 वर्षों और 11 महीनों में भारतीय संविधान को बनाने के लिए विधानसभा ने कुल 166 दिनों तक बैठक की। कई वाद विवाद हुए। ऐसे ही एक बहस में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया कि क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां अलग निर्वाचक मंडल है? ब्रिटिश तत्व चला गया है, लेकिन उन्होंने कुचेष्टा को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये समाप्त होता है। आज की क्लास यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ त्रुटियां अगर हो गई हो तो उनको कमेंट बॉक्स में भी लिख दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।